रुद्र ने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा था कि उसे धार्मिक मठ की सेना के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली थी। थोड़ा सोचने के बाद कंप्यूटर सिस्टम ने जवाब दिया, पता नहीं ससुरा, ये सब अचानक हमारे डेटाबेस में दिखाई दिया। क्या कुछ और जानकारी है तुम्हारे डेटाबेस में? इस दुनिया में यानी कि पृथ्वी पर लोग शक्तियां कैसे पाते हैं, ये बता सकते हो तुम? रुद्र ने एक्साइटेड होकर अपने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा। उसका दिल एक बार फिर आशा से खिल उठा। वैसे रुद्र को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सिस्टम में ये नई जानकारी सिस्टम के अपग्रेडेशन की वजह से मिल रही थी या कोई वायरस है जो सिस्टम में घुस आया था। रुद्र को शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए थी। उसे मीनाक्षी वाला बंधन मंत्र सीखना था, क्योंकि उसे लगता था यही एक तरीका था जिससे वो इस सिचुएशन से बचकर जिंदा बाहर निकल सकता था। तोहार लिखी बेकार स्पीच के अलावा ना डेटाबेस में सिर्फ यही एक जानकारी था, धार्मिक मठ के बारे में। सिस्टम ने रुद्र को जवाब दिया, लेकिन यह सुनकर रुद्र बहुत चिढ़ गया। ये मत भूलो कि हम दोनों यहां एक ही नाव पर सवार हैं। अगर मैं बंधन मंत्र नहीं सीख पाया तो हम दोनों एक साथ मीनाक्षी के हाथों मारे जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम एक बार फिर खामोश हो गया। रुद्र ने मुड़कर मीनाक्षी को देखा। उसे देखकर रुद्र को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मीनाक्षी बहुत डरी डरी लग रही थी। रुद्र को लगा कि राजपूत सेना को गए इतना वक्त हो गया था, लेकिन मीनाक्षी अभी भी वहीं उसके साथ पेड़ पर थी। इसका कारण क्या हो सकता है? रुद्र ने दिमाग पर जोर लगाया और फिर एक्साइटेड होकर मीनाक्षी से कहा, वो राजपूत सेना सिर्फ अनीता के लिए नहीं आई थी, वो आपके लिए भी आई थी। मीनाक्षी की खामोशी ये बता रही थी कि रुद्र ने आखिरकार उसकी कमजोरी पकड़ ली थी। तभी मीनाक्षी ने रुद्र की तरफ देखा और बेरुखी से कहा, ज्यादा बड़बड़ करने वाले ज्यादा लंबा नहीं जीते राठौड़ जी। कई बार उनकी जुबान उनकी मौत का कारण बन जाती है। रुद्र को यह तो नहीं पता था कि ज्यादा बोलने से वो मरेगा या बचेगा, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि अगर इस समय उसने बोलना बंद किया तो वो पक्का मारा जाएगा। रुद्र चुप नहीं बैठा और उसने अपने शब्दों से मीनाक्षी पर वार जारी रखा और कहा, वो धार्मिक मठ की पवित्र राजपूत सेना है मीनाक्षी जी, जो धार्मिक मठ के एक इशारे पर आप जैसी डायनों को निपटा सकती है। अभी कुछ देर पहले जो 10 सैनिकों की टुकड़ी यहां से गुजरी थी, वो रजवाड़े खानदान के सैनिक नहीं थे, बल्कि उसी पवित्र सेना के लोग थे, और वे सब आपकी ही तलाश में भटक रहे थे। इसका मतलब साफ है, धार्मिक मठ का ध्यान आपकी ओर है। अब आप मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। रुद्र ने जानबूझकर सिस्टम से मिली जानकारी का यूज किया ताकि मीनाक्षी से कुछ रिस्पॉन्स मिल सके, लेकिन मीनाक्षी ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रुद्र रिस्पॉन्स नहीं मिलने से निराश नहीं हुआ और उसने बातचीत जारी रखी। क्या आपको सच में लगता है कि आप धार्मिक मठ की निगरानी में रहते हुए राठौड़ खानदान का खजाना हासिल कर सकते हैं? राठौड़ खानदान के खजाने की रक्षा बहुत सारे सैनिक करते हैं। भले ही आप बिना किसी शोरगुल के उन्हें खत्म कर दें, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सेना आपके हमले के लिए तैयार ना हो। वे लोग अभी भी इस इलाके के आसपास मेरी तलाश में होंगे और मेरा मैसेज उन्हें मिलते ही उन्हें पता चल जाएगा कि आप खजाने की ओर आ रही हैं। रुद्र ने यह सब बिल्कुल शांत अंदाज में कहा, लेकिन फिर भी दिल ही दिल में वो घबरा रहा था कि कहीं मीनाक्षी उसका झूठ ना पकड़ ले कि वो असली राठौड़ नहीं है। मीनाक्षी ने रुद्र की ओर देखा। फीकी चांदनी के तले हुडी के अंदर मीनाक्षी का चेहरा अभी भी परछाई से ढका हुआ था। हालांकि उसकी पीली सुनहरी आंखें एक कुल्लू की तरह चमक रही थी। ये एक जानवर की टकटकी थी जिसे देखते ही रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? अचानक मीनाक्षी ने रुद्र से पूछा। तुम गणेश राठौड़ तो नहीं हो? सच सच बताओ, कौन हो तुम? बताओ तुमने असली राठौड़ को कब बदल दिया और वो इस वक्त कहां है? और बोलते बोलते एक ही झटके में मीनाक्षी ने खंजर निकालकर रुद्र के गले पर रख दिया। आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ही गणेश राठौड़ हूं, आप किसकी बात कर रही हैं? बोलते बोलते रुद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे अनहोनी का एहसास हो रहा था। रुद्र को मीनाक्षी की आंखें तेंदुए की तरह निर्दयी और रूखी दिख रही थी। मीनाक्षी एक बार फिर गरज कर बोली,
बेवकूफ दिखने की एक्टिंग करना बंद करो। पवित्र सेना के सैनिक 14 के समूहों में घूमते हैं और तुम ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम ये बात जानते ही नहीं। अभी अभी तुम बोल रहे थे कि 10 सैनिक थे और फिर तुमने कहा कि राठौड़ खानदान के सैनिक खजाने के पास मेरा इंतजार करेंगे, जबकि राठौड़ खानदान के सैनिक कभी भी खजाने के पास नहीं होते हैं। राठौड़ खानदान को इस बात का बहुत घमंड है कि उनका खजाना बहुत सीक्रेट प्लेस पर है और उसे खोलना बहुत मुश्किल काम है, और इसीलिए उन्हें कभी भी खजाने के पास गार्ड की जरूरत नहीं होती है। अगर तुम राठौड़ खानदान से हो तो यह कैसे हो सकता है कि तुम्हें यह बात पता नहीं है? रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मीनाक्षी एक और बार उस पर गरजी, सच सच बोलो, कौन हो तुम? रुद्र की हथेली ठंडे पसीने से भर गई। ये महान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, मुझे बचाओ। रुद्र मन ही मन चिल्लाया। ससुरा शटिंग डाउन। रुद्र के कंप्यूटर ने जरूरत के समय उसका साथ छोड़ दिया। भाड़ में जाओ। रुद्र ने मन ही मन अपने कंप्यूटर सिस्टम को कोसा, लेकिन बाहर असली दुनिया में रुद्र ने मीनाक्षी से कहा, मैं गणेश राठौड़ ही हूं, वही गणेश राठौड़ जो आपको खजाने तक ले जा सकता है। मीनाक्षी की आंखें तेज छुरी की तरह रुद्र को काटकर टुकड़े टुकड़े करने के लिए इंतजार कर रही थी। फिर अचानक पता नहीं मीनाक्षी को क्या हुआ और उसने अपने खंजर को वापस ले लिया और एक बार फिर से पहले की तरह एक मूर्ति की तरह बैठ गई। थोड़ी देर तक वहां पर खामोशी रही। अचानक रुद्र के दिमाग में एक आइडिया आया। मैं गणेश राठौड़ नहीं हूं। उसने फिर एक बार मीनाक्षी की ओर देखते हुए कहा, अरे अरे ससुर का नाती ही का बक रहे हो बे? अबे तोरा दिमाग खराब तो नहीं हुई कबा? सिस्टम रुद्र पर चिल्लाया। तुम तो शटडाउन हो गए थे। रुद्र ने हैरानी से अपने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा, अबे क्या तुम मरना चाहत हो? तुम काहे मीनाक्षी के सामने मान रहे हो कि तुम राठौड़ नहीं हो? सिस्टम ने रुद्र से पूछा। रुद्र ने मीनाक्षी को देखते हुए कंप्यूटर सिस्टम से कहा, मैं मीनाक्षी का रिस्पॉन्स देखना चाहता हूं। मीनाक्षी जी, उस खजाने में ऐसा क्या है जो आप अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए मजबूर हैं? रुद्र ने अचानक मीनाक्षी से पूछा। आपको इससे मतलब? मीनाक्षी ने बड़े तीखे अंदाज में जवाब दिया। रुद्र ने महसूस किया कि मीनाक्षी बहुत टेंशन में थी। आप थोड़ा मीठा भी बोल सकती हैं। मैं सिर्फ थोड़ा बेचैन हो रहा था सच जानने के लिए। आपने खजाने के लिए अपनी एक साथी को भी मरवा दिया। मैं तो बस यह जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा खजाना है जो किसी डायन को इतना पागल कर सकता है। रुद्र उम्मीद कर रहा था कि मीनाक्षी उसकी बात मान लेगी और उसकी जान बख्श देगी। बस बहुत हुआ, एकदम चुप हो जाओ। मीनाक्षी अब और रुद्र की बकवास नहीं झेल सकती थी। आप चाहती हैं कि मैं चुप रहूं? इस बार रुद्र ने बड़े सीरियस होकर जवाब दिया। हां, पर अब तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। मीनाक्षी का सब्र अब टूट रहा था। अगर ऐसा है तो आपने मुझे चुप क्यों नहीं किया? बस उस बंधन मंत्र वाली शक्ति का इस्तेमाल करें और मुझे चुप कर दे, जैसे आपने कुछ देर पहले धार्मिक मठ की पवित्र सेना के आने से पहले किया था। आप अभी भी मुझे उसकी शक्ति से चुप करा सकती है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी शक्ति इस्तेमाल करने से डर रही है? रुद्र के मुंह से यह शब्द सुनकर मीनाक्षी जैसे बर्फ सी जम गई। रुद्र अच्छे से जान गया था कि मीनाक्षी चाहकर भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि धार्मिक मठ की पवित्र सेना के लोग आसपास ही थे और उन्हें भनक लग जाएगी कि किसी ने शक्ति का प्रयोग किया है। मीनाक्षी ने आखिरी बार जब शक्ति का प्रयोग किया था उसके बाद ही अनीता यहां से निकली थी। इसलिए जब पवित्र सेना को पता चला कि किसी ने शक्ति का इस्तेमाल किया है और ठीक उसके बाद उन्होंने अनीता को एक डायन के कपड़ों में देखा, तो उन्हें लगा कि यह वो ही इंसान है जिसने अभी अभी शक्ति का प्रयोग किया है, जबकि असलियत में मीनाक्षी ने शक्ति का इस्तेमाल किया था। और अनीता तो दूर से पवित्र सेना को राठौड़ खानदान के सैनिक समझकर उनके पास आत्मसमर्पण करने जा रही थी। लेकिन फिर भी गलतफहमी की वजह से पवित्र सेना ने अनीता को जलाकर राख करने में एक पल नहीं गवाया। मीनाक्षी को अच्छे से पता था कि ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए तो उसने अनीता को दक्षिण दिशा में जाने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि उसे पता था कि एक बार पवित्र सेना जब अनीता को डायन समझकर मार देंगे तो वो उस इलाके से चले जाएंगे और मीनाक्षी फिर बड़ी आसानी से पवित्र सेना की ठीक नाक के नीचे से रुद्र को लेकर खजाने की ओर चली जाएगी, बिना इस डर से कि पवित्र सेना उसके पीछे आ रही है। और मीनाक्षी के कर्मों की सजा अनीता को मिली, अपनी जान गंवाकर। इस प्लान से मीनाक्षी ने एक पत्थर से 3 चिड़ियों का शिकार किया।
पहला तो इससे उसने अनीता को अपने रास्ते से साफ किया, दूसरा उसने अपने आप को धार्मिक मठ से बचा लिया, और तीसरा उसने रुद्र के भागने के सब रास्ते बंद कर दिए। उसके प्लान की सबसे बड़ी खामी यह थी कि वो पवित्र राजपूत सेना के रहते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थी। वो बार बार सिर्फ रुद्र को चुप रहने के लिए ही कह सकती थी, क्योंकि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे बांध नहीं सकती थी। तुमने सही पहचाना, मैं पवित्र राजपूत सेना के रहते अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो मेरी शक्ति का पता लगाकर मुझ तक पहुंच सकते थे। सच कहूं तो अगर मैंने खास तरीके से हमारे ट्रैक को पीछे से मिटाया नहीं होता, तो वो धार्मिक मठ वाले कुत्ते की तरह सूंघते हुए मुझ तक पहुंच सकते थे। मीनाक्षी ने रुद्र को समझते हुए कहा, माना कि तुम सही हो, लेकिन तुम अब इस जानकारी का क्या फायदा उठा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है बिना शक्ति के तुम क्या मुझसे भाग सकते हो? रुद्र अपना सर हिलाते हुए मुस्कुराया और मीनाक्षी से कहा, मैं तो तुमसे भागकर कहीं नहीं जाने वाला हूं, उल्टा तुम अब मुझसे दूर भागोगी। मीनाक्षी ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रुद्र ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और अपनी आंख बंद की और एक गहरी सांस लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह पानी के गोले वाला मंत्र था। रुद्र की कल्पना के अंदर वो नीला त्रिकोण चिन्ह चमकने लगा और अगले ही पल बाहर की असली दुनिया में रुद्र के हाथ के ऊपर एक छोटा सा पानी का गोला हवा में प्रकट हो गया। उस गोले का आकार एक छोटे बच्चे की मुट्ठी जितना था। वो इतना कमजोर था कि ऐसा लग रहा था कि मानो हाथ लगते ही किसी भी पल टूटकर बिखर जाएगा। उसने समय को रोक दिया। रुद्र के मुस्कुराते हुए चेहरे का रिफ्लेक्शन उस पानी के गोले में साफ नजर आ रहा था। अब कोई और आपका बलि का बकरा नहीं बन सकता है मीनाक्षी जी। ये कहते हुए रुद्र ने उस दिशा में देखा जहां से थोड़ी देर पहले धार्मिक मठ के पवित्र राजपूत सैनिक अभी अभी निकले थे। मजाक करते हुए उसने मीनाक्षी से कहा, धार्मिक मठ के पवित्र राजपूत अभी कुछ ही देर में मेरी शक्ति को सूंघते हुए यहां आएंगे। अब भागने की बारी आपकी है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी हैरान होकर उस छोटे से पानी के गोले को एक टक देख रही थी। मीनाक्षी को कोई अंदाजा ही नहीं था कि रुद्र शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकता है। उसे पता था कि पवित्र राजपूत सेना के लोग एक बार फिर शक्ति को सूंघते हुए वापस उसके पास लौटेंगे और रुद्र के रहते हुए मीनाक्षी के लिए उनसे दूर भाग पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रुद्र बहुत कमजोर था और उसके साथ साथ मीनाक्षी की चाल भी बड़ी धीमी हो जाएगी। पवित्र सेना से बचने का एक ही तरीका था, मीनाक्षी को रुद्र के बिना भागना होगा। उसके बाद रुद्र सिर्फ एक मासूम बंधक होगा जिसे पवित्र राजपूत सेना उसके परिवार तक वापस छोड़ देंगे, राठौड़ों के पास। वैसे रुद्र को जान से मारना मीनाक्षी के लिए बड़ा ही आसान था। वैसे भी वो रुद्र की इस हरकत से बड़े गुस्से में थी, लेकिन मीनाक्षी अगर एक रजवाड़े की हत्या का इल्जाम अपने सर पर लेती है तो आगे उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। उसके बाद पवित्र सेना के गुस्से से बचना मीनाक्षी के लिए बहुत ही मुश्किल होता। उसके पास यहां से बचने का एक ही तरीका था और वो था कि रुद्र को यहीं पर पीछे छोड़ दे। इससे मीनाक्षी पवित्र सेना को भटका सकती थी, लेकिन ऐसा करने से मीनाक्षी के हाथ रजवाड़ों का खजाना नहीं लगेगा। क्या आखिरकार रुद्र ने मीनाक्षी से बचने का रास्ता ढूंढ निकाला था? क्या वो सच में आजाद हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर एलियन वर्सेस विचेस। मीनाक्षी और रुद्र के बीच जहां तक ताकत का सवाल था, मीनाक्षी का ही पलड़ा भारी था, लेकिन रुद्र ने अपने दिमाग के इस्तेमाल से इस पलड़े को अपनी तरफ झुका दिया था और उसने एक छोटी सी शक्ति के इस्तेमाल से यह पलड़ा बदला था। इस वक्त रुद्र यही सोच रहा था, ज्ञान ही असली ताकत है। तुमने देखा, जिस शक्ति का तुमने यह कहकर मजाक उड़ाया था कि ये मेरे किसी भी काम की नहीं है, मैंने उसी पानी के गोले वाली शक्ति से मीनाक्षी जैसी महान डायन को हराया है। अब बोलो, मैं स्मार्ट हूं कि नहीं? रुद्र मन ही मन खुश हुआ और अपने कंप्यूटर सिस्टम से खिलकर बोला, एक बात बोले, ससुरा अंडों में से चूजा निकलने से पहले ना उसको गिनना नहीं चाहिए।
हमारे ख्याल से मीनाक्षी इतनी आसानी से तोहरा से हार नहीं मानेगी। कंप्यूटर सिस्टम ने रुद्र को समझाया। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ने यह बोला, ठीक उसके बाद मीनाक्षी गुस्से में कुर्राई। किसने कहा कि मैं और किसी की पली नहीं चढ़ा सकती? अगर मैंने अपना ये डायन वाला गाउन तुम पर लपेट दिया तो पवित्र सेना यह पता करने की मेहनत नहीं करेगी कि तुम कोई रजवाड़े हो या कोई और। वो बस एक पल में तुम्हें जलाकर राख कर देंगे, जैसे कि उन्होंने अनीता के साथ किया होगा। लेकिन रुद्र मीनाक्षी की धमकी से जरा भी नहीं डरा और उसने जवाब दिया, ठीक है, तुम ऐसा कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रुद्र अच्छे से जानता था, चाहकर भी मीनाक्षी उसे मार नहीं सकती थी, नहीं तो उसे किसी और रजवाड़े को किडनैप करने की मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। उसकी पहली किडनैपिंग इतनी नाकाम हो रही थी, उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं बचने वाली थी कि वो दोबारा किसी को किडनैप करे। और इस बार तो उसके पास बलि चढ़ाने के लिए कोई और साथी भी नहीं थे। मीनाक्षी के पास एक ही रास्ता था कि वो अभी रुद्र को यहां से जाने दे, इस उम्मीद में कि भविष्य में वो खजाने तक पहुंचने में उसकी मदद करेगा। रुद्र अच्छे से जानता था कि इस खेल का पासा अब उसके हाथ में था। मीनाक्षी जी, क्यों ना हम दोनों इस पे बात करें कि यहां से हम एक दूसरे के किस तरह काम आ सकते हैं। आप मुझे यहां से जाने दें और बदले में जब भी आप बोलेंगी मैं आपको खजाने तक पहुंचाऊंगा। इस बारे में आराम से सोचिएगा। यह तरीका उस तरीके से लाख गुना बेहतर है जब पवित्र राजपूत सेना से बचने के लिए आपको मुझे घसीटते हुए ले जाना होगा। रुद्र ने मीनाक्षी के सामने अपनी डील रखी। कुछ देर सोचने के बाद मीनाक्षी ने कहा, ठीक है राठौर जी, आप जीते। आखिरकार रुद्र को रोशनी की एक किरण नजर आई। अरे बुड़बाक तानिक बाज! तभी अचानक कंप्यूटर सिस्टम ने रुद्र को चेतावनी दी, लेकिन इससे पहले कि रुद्र समझ पाता, बिजली की तेजी से मीनाक्षी ने उसके गाल पे अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का मारा और एक ही वार में रुद्र बेहोश हो गया। और बेहोशी में रुद्र को एक 40 साल के आदमी का चेहरा नजर आया जिसने चश्मा पहना हुआ था। यह रुद्र का बॉस था जो रुद्र की ओर इशारा करते हुए चिल्ला रहा था, महादेव की शक्ति, परिवर्तन करो। और यह सुनते ही एक बार फिर रुद्र को अचानक होश आया। उसने देखा उसके चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अब वो उस पेड़ पर नहीं था जहां पर मीनाक्षी ने उसे मुक्का मारा था। वो एक नई जगह था। रुद्र हैरान था वो यहां पहुंचा कैसे है। किस्मत से रुद्र के पूरे शरीर में टॉर्चर का बिल्कुल भी दर्द नहीं था, बस उसके लेफ्ट गाल पर हल्का सा दर्द था और लग रहा था कि वो थोड़ा सूजा हुआ भी था। जैसे ही रुद्र को पूरी तरह से होश आया, उसे वो सब कुछ याद आ गया जो उसके साथ बेहोश होने से पहले हुआ था। मीनाक्षी ने उसके गाल पर एक जोरदार मुक्का मारा था। उसके बाद क्या हुआ रुद्र को कुछ याद नहीं आ रहा था, बस इतना ही कि मुक्के की मार से वो बेहोश हुआ। उसने शायद एक सपना देखा और आंख खोली तो यहां पर है। उस कमरे में जहां रुद्र अभी था वहां पर इतना अंधेरा था कि एक पल के लिए रुद्र को लगा जैसे वो अंधा हो गया है। उसने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो किसी बिस्तर पर लेटा हुआ था जो बहुत ही नर्म और मुलायम था। एक पल के लिए रुद्र को ख्याल आया कि वो अपनी दुनिया में तो वापस टेलीपोर्ट नहीं हो गया है, या फिर यह सब भी एक सपने का हिस्सा है। रुद्र ने अपने चारों ओर महसूस करने की कोशिश की और उसे समझ आ गया कि यह उसका असली घर तो नहीं है। उसे दूर कहीं से एक मैकेनिकल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और उसके घर में तो ऐसी कोई घड़ी नहीं थी। इसके अलावा जिस बिस्तर पर वो लेटा हुआ था वो बहुत ही मुलायम और मखमली था, ठीक बिल्कुल वैसा जैसे उसने मॉल में देखे थे, जिनकी कीमत 25,000 रुपए हुआ करती थी और उन्हें खरीदना रुद्र के बस की बात नहीं थी। इसलिए रुद्र को यकीन हुआ कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि कहीं और ही है। बहुत देर सोचने के बाद रुद्र ने आवाज दी, कोई है यहां पर? लेकिन किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर रुद्र ने अपने मन ही मन में अपने कंप्यूटर सिस्टम को पुकारा, इस उम्मीद से कि वो तो कुछ बताएगा उसे कि आखिर वो है कहां। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रुद्र का कंप्यूटर सिस्टम भी कहीं पर गायब हो गया था। अगर उस वक्त रुद्र को अपनी इमेजिनेशन में वो नीला त्रिकोण चिन्ह चमकता हुआ नजर नहीं आता तो उसे सच में लगने लगता कि कुछ बड़ी अनहोनी हुई है उसके साथ। उस नीले त्रिकोण चिन्ह को देखकर रुद्र को तसल्ली हुई
कि ना ही यह सपना है और ना ही वो वापस अपनी असली दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ है। अब क्योंकि रुद्र को यकीन हो चला कि वो यहीं पर है, इसी पृथ्वी में, उसके पास बस एक ही सवाल बाकी था पूछने के लिए, और वो था कि मीनाक्षी ने उसे जो मुक्का मारा था और वो जब बेहोश हुआ था, उसके बाद क्या किया मीनाक्षी ने? वो जिंदा था, इसका मतलब मीनाक्षी ने उसे जान से मारा नहीं था, और पवित्र राजपूत सेना ने भी उसे जिंदा छोड़ दिया था। वो सांस ले रहा था, यह सबसे बड़ी खुशी की बात थी। अभी तो उसकी जान बची थी। अब बेकार की बातें सोचकर क्या मिलने वाला है? मीनाक्षी को खजाने तक पहुंचने के लिए अब भी रुद्र की जरूरत थी। वो चाहकर भी उसके साथ कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी देर तक इस विषय पर सोचने के बाद जब उसे कुछ नहीं सूझा, तो रुद्र ने फैसला किया कि वहां पर बैठे बैठे कुछ हासिल नहीं होने वाला, और वो उस बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसको बेड के पास ही एक जूतों का जोड़ा महसूस हुआ जो उसने पहन लिया। उसके साथ साथ रुद्र को बेड की बगल में ही कुछ स्टील के डब्बे जैसा मिला, जैसे उसने अंधेरे में हाथ से टटोल कर देखा। उसे लगा कि यह चीज उसकी सुरक्षा के लिए बढ़िया थी। उसने उस स्टील के डब्बे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथ में ले लिया। 2 कदम आगे बढ़ने के बाद ही रुद्र के हाथ में उस कमरे का दरवाजा आ गया। उसने दरवाजे का हैंडल ढूंढा, उसे घुमाया और दरवाजा खुल गया। उसके खुलते ही कमरे में हल्की रोशनी अंदर आई। रोशनी के आते ही रुद्र को थोड़ा रिलैक्स्ड फील हुआ। रुद्र ने कमरे के बाहर कदम रखा और उस हल्की रोशनी से उसने यह जानने की कोशिश की कि आखिर वो है किस जगह। वो जगह एक बहुत बड़ी हवेली थी। चलते चलते रुद्र एक बहुत बड़े हॉल में आ गया। हवा में मोगरे के फूलों की हल्की खुशबू आ रही थी। उस हॉल के अंत में जो खिड़की थी, वहां से चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी, जिसकी वजह से रुद्र को वो हवेली अब कम डरावनी लग रही थी। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस हवेली में जो भी रहते थे वो सब सो रहे थे। उसने दिमाग पर जोर लगाया, ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी उसे याद आया कि उसने पृथ्वी पर रिसर्च करते हुए टेलीविजन पर रजवाड़ों का एक शो देखा था, जिसमें पृथ्वी में 16वीं और 17वीं सेंचुरी में रजवाड़ों की ठीक ऐसी ही हवेली देखी थी। रुद्र ये सोचते सोचते जैसे आगे बढ़ा तो अचानक पीछे से उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। वो आहट सुनकर रुद्र घबरा गया और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरफ से आहट सुनाई दे रही थी, रुद्र उस ओर मुड़ा। हॉल के अंत में कोई इंसान की आकृति दिख रही थी, जो धीरे धीरे रुद्र की तरफ बढ़ रही थी। उस हल्की सी रोशनी में यह कहना मुश्किल था कि वो साया इंसान था या कोई और। वो साया बड़े अजीब तरीके से चल रहा था। वो कभी राइट तो कभी लेफ्ट डोल रहा था। वो साया इंसान कम और भूत ज्यादा लग रहा था। भूत, इसका ख्याल आते ही रुद्र एकदम से डर गया। उसे लगा कि इस नई दुनिया में जहां वो आया है, एक से एक अजीब चीजों की लिस्ट है। पहले डायन, फिर धार्मिक मठ और अब ये भूत। वो भूत जैसा साया धीरे धीरे रुद्र की ओर बढ़ रहा था। हल्की रोशनी की वजह से रुद्र को अभी भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने आप को संभाला और उसके हाथ में जो स्टील का डब्बा था उसे कसकर पकड़ा और उस भूत जैसे साए पे हमला करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। रुद्र उस भूत जैसे साए के और करीब आने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 30 सेकंड के बाद जब रुद्र को लगा कि उस साए और रुद्र के बीच में सही दूरी है, उसने वो स्टील का डब्बा उस साए के सर की ओर फेंका। टन करके जोर से आवाज आई। वो साया अपनी जगह पर रुक गया। रुद्र अब भी घबरा कर उस साए को देख रहा था, क्योंकि उस स्टील के डब्बे के वार के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। वो साया बस एक ही जगह पर खड़ा था। रुद्र को पता था कि वो स्टील का डब्बा उतना भारी नहीं था, और जिस शरीर में रुद्र टेलीपोर्ट होकर आया था वो इतना हल्का था कि रुद्र कुछ ही भारी चीज उठा सकता था। रुद्र ने सोचा, इसे तो इस स्टील के डब्बे से भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या करना चाहिए उसे? क्या वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और पानी का गोला बनाए? लेकिन रुद्र ने कभी सुना नहीं था कि भूत पानी से डरते भी हैं। रुद्र उस साई को देख ही रहा था कि उस साई की ओर से एक तेज चीख सुनाई दी। वो
चीख इतनी तेज थी कि उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। एक एक करके हवेली के सभी कमरों की लाइट्स ऑन होने लग गई और हवेली के सारे दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। सभी दिशाओं से लोगों के कदम हॉल की ओर बढ़ते हुए सुनाई दिए। रात का सन्नाटा जा चुका था और हवेली में काफी शोर भर चला था। लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। अरे क्या हुआ? तो कौन चीखा इतनी आधी रात को? एक एक करके हॉल की सारी बत्तियां भी जलने लगी और हॉल में इतनी रोशनी आ गई कि अब रुद्र को सब साफ साफ नजर आ रहा था। वो अजीब सा साया जिसे रुद्र भूत समझ रहा था, दरअसल सुनहरे बाल वाला एक टीनेज लड़का था जिसने सिल्क का पायजामा पहना हुआ था और उसके सुनहरे बालों से एक पीले रंग का लिक्विड टपक रहा था जो उसके पायजामे तक को भिगो चुका था। अरे रे! उसे देखकर रुद्र के मुंह से यह भाव निकल पड़ा। रुद्र को अब यह दुनिया उतनी भी अजीब नहीं लग रही थी। वो साया जिसे वो भूत समझ रहा था एक इंसान था और वो स्टील का डब्बा जिसे रुद्र ने अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया था वो कोई मामूली डब्बा नहीं था, वो एक पेशाब का डब्बा था। उस घर के लोग सभी धीरे धीरे करके रुद्र और उस सुनहरे बालों वाले लड़के के चारों ओर आकर खड़े हो गए। ज्यादातर सभी की आंखों में नींद थी, लेकिन वहां आने के बाद आगे का नजारा देखकर सबकी आंखें हैरानी से चौंक कर चौड़ी हो गई। एक बार वापस वहां पर सन्नाटा छा गया और सभी बिना कोई आवाज किए उस सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर देख रहे थे। उस लड़के का हाल देखकर रुद्र को बड़ी हंसी आ रही थी, जिसे वो बड़ी मुश्किल से अंदर दबाकर रख रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त हंसना बदतमीजी होगी। मैं बहुत सॉरी हूं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। रुद्र ने माफी मांगी, लेकिन उसे अपनी हंसी दबाने में बड़ी तकलीफ हुई। वो सुनहरे बाल वाला लड़का जैसे ही होश में आया, उसने उस टपकते हुए लिक्विड को अपने हाथों से महसूस किया। उस लड़के ने अपने सामने रुद्र को देखा और उस मुर्गे की तरह चिल्लाया जिसकी गर्दन अभी अभी एक छुरी से कटी और उसके अंदर से खून बह रहा हो। तुमने ये क्या किया? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। उसे देखकर अब रुद्र अपनी हंसी को और नहीं रोक पाया, लेकिन तभी वो सुनहरे बाल वाला लड़का धड़ाम से नीचे फर्श पर चक्कर खाकर गिर गया। एक बार फिर वहां पर सन्नाटा छा गया और इस सीरियस लम्हे में एकदम बेकार टाइमिंग के साथ रुद्र के दिमाग के अंदर एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी। अरे वाह, ससुरा ये लड़का तो पूरा पेशाब से भीग चुका है। सिस्टम ने इतने नाजुक समय पर रुद्र पर हमला किया था कि रुद्र अपने आप को और रोक नहीं पाया और वो जोर से हंस पड़ा। उस हॉल में जितनी भी आंखें थीं वो सभी मुड़कर रुद्र को देखने लगी, जैसे वो सब जू में किसी जानवर को देख रहे हों। इस बदतमीजी के लिए रुद्र को क्या सजा मिलेगी, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर एलियंस वर्सेस विचेस। रुद्र हवेली के हॉल में खामोश खड़ा था और वहां पर मौजूद सभी लोग उसे घूर रहे थे। अगर वो सिर्फ घूर ही रहे होते तो रुद्र को उतना अजीब नहीं लगता, लेकिन घूरने के साथ साथ सब एकदम खामोश थे। रुद्र बहुत ही टेंशन फील कर रहा था। उसने सोचा कि जल्दी कुछ कहकर यहां से निकला जाए और वो बोल पड़ा, अरे बहुत देर हो गई है, सबको सो जाना चाहिए। क्यों मालिक, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते हैं। ये दिनेश रावत जी की फिक्र मत कीजिए, हम इन्हें संभाल लेंगे। एक नौकर ने आखिर में उस सुनहरे बाल वाले लड़के की ओर इशारा करते हुए रुद्र से कहा। उस नौकर के मुंह से अपने लिए मालिक ये शब्द सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान था। ठीक है, तुम सब साफ सफाई अच्छे से कर लेना और दिनेश को भी उसके कमरे तक छोड़ देना, रुद्र ने उस नौकर को जवाब दिया। वैसे उस सुनहरे बाल वाले लड़के की जरा भी चिंता नहीं थी उसे। ये सब तमाशा उसकी गलती की वजह से ही तो हुआ है। इतनी आधी रात को अंधेरे में उसे क्या जरूरत थी ऐसे पागलों की तरह चलकर आने की? पेशाब का डब्बा नहीं गिरता उसके सर पर तो और क्या गिरता? ऐसे रुद्र ने अपने मन में सोचा। वैसे रुद्र के दिमाग में वो सुनहरे बाल वाले लड़के के साथ क्या हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं था। रुद्र के लिए यह जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इस समय वो है कहां पर, और इसका उसे अंदाजा हो गया था। रोशनी में चारों ओर नजर दौड़ाकर उन लोगों को और उस हवेली की सजावट को देखकर रुद्र को समझ आ गया था कि वो कहां था। वो इस समय राठौड़ खानदान की हवेली में था।
हालांकि रुद्र अब भी नहीं समझ पाया था कि वो यहां पहुंचा कैसे था, लेकिन उसे अभी भी एक डर सता रहा था कि क्या होगा जब सबको समझ आ जाएगा कि वो उस नौकर का नकली मालिक था, असली नहीं। वो रुद्र था, गणेश राठौड़ नहीं। रुद्र ने सोचा ये सब बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तो उसे खुश होना चाहिए कि वो जिंदा था और एक सुरक्षित जगह पर था। ये सोचते रुद्र को बड़ी राहत महसूस हुई। हॉल से चलकर वो वापस अपने रूम में आ गया, उसी रूम में जहां पर कि उसे होश आया था कुछ देर पहले। बहुत सारी चीजें थी जो रुद्र को समझनी थी। ये इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल सिस्टम, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि ये हो क्या रहा है? मैं राठौड़ खानदान की हवेली में कब और कैसे आया? रुद्र ने अपने मन में अपने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा। और साथ में मुझे यह भी समझाना कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने तुम्हें पुकारा था तब तुम कहां गायब हो गए थे? हमारे डेटाबेस में मैसेजेस की बाढ़ आ गई रही। हम डेटाबेस को मैनेज करे रही, इसलिए हमारे पास तनिक समय नहीं था तो को जवाब दे इनका। प्लीज हमारी गलती माफ करियो। रोबोटिक आवाज में कंप्यूटर सिस्टम ने रुद्र को सफाई दी। थोड़ी देर सोचने के बाद एक और बार रुद्र ने अपने कंप्यूटर से पूछा, तुम्हारे डेटाबेस को क्या हुआ? किस तरह के मैसेजेस की बाढ़ आई थी? सिस्टम ने जवाब दिया, जब पवित्र सेना तोहरी यादें हासिल करी रहिन ना, उसके बाद तुम जान शरीर में टेलीपोर्ट हुए रहिन। उस शरीर के मालिक की यादें अचानक से हमारे सिस्टम में आने लगी और इतनी इंफॉर्मेशन से हमारा डेटाबेस पूरी तरह हिल गया और वो क्रैश हुई गवा। और हमरा के पूरे सिस्टम को रिपेयर करत करत ससुरा 3 दिन लग गए रहन। रुद्र को लगा कि उसके कंप्यूटर सिस्टम के उस एक वाक्य में बहुत सारी जानकारी मौजूद थी। पवित्र सेना उसकी यादें लेकर चले गए थे और वो पिछले 3 दिनों से बेहोश था। ऐसा लग रहा था जब से रुद्र ने होश गंवाया था तब से बहुत कुछ हो चुका था। पवित्र सेना ने मेरी यादें कैसे ले ली? और क्या वही थे जिन्होंने मुझे यहां पर इस हवेली तक छोड़ा? और मीनाक्षी ने मुझे इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? रुद्र ने एक साथ ये सवाल अपने कंप्यूटर सिस्टम से किए। अरे तनिक रुका हो, सवालन की रेलगाड़ी चलाई दे रहे हो। ऐसा लागत है हमारा सिस्टम दोबारा क्रैश हो जाई है। कंप्यूटर ने रुद्र से कहा। देखा तुहार को बेहोश करने के बाद ना मीनाक्षी वहां से भाग गई रहल। सिस्टम ने अब नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। उसके तुरंत बाद पवित्र राजपूत सेना वहां पर आई रही और तोहरा को उठा के ले गई रही। 2 दिन तक वो लोग अलग अलग तरीका से तोहरा पर अपना प्रयोग किए रही और आखिर में तोहार यादों को निकालने में सफल हुई गई। ये सुनकर रुद्र थोड़ा डर गया और सोचने लगा, मेरी यादें हासिल करके पवित्र सेना को क्या मिला? क्या उन्हें पता चल गया कि मुझे जादू आता है? अगर हां तो मैं अब बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, क्योंकि पवित्र राजपूत सेना वाले किसी भी शक्ति वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। ये सोचते ही रुद्र के पसीने छूट गए। रुद्र अभी भी पवित्र राजपूत सेना को लेकर टेंशन में था कि उन्होंने उसकी यादों को लेकर क्या किया था। नहीं रे, तुम ससुरा बहुते लकी हो। सिस्टम ने ये ऐसे कहा है जैसे वो बहुत दुखी था अंदर से। जब वो पवित्र राजपूत सेना तोहरे खोपड़िया में तोहरी यादों को खोज रही ना, बखत अचानक तोहरा इस शरीर का जो असली मालिक रही उसकी यादें अचानक बाहर आई गई रही। और लोगन ने जो भी देखा रहा वो गणेश राठौड़ की यादें रही, तोहरी यादें नहीं। ये पृथ्वी में आने के बाद तोहरा साथ जो कछ भी घटा रहा ना, वो ससुर का नाती पवित्र राजपूत सेना के लोगन को पता ही नहीं चला। वो लोग मीनाक्षी और उनके राठौड़ खानदान के खजाने को पाने की चाहत के बारे में अभी नहीं पता लगा पाए। वो सिर्फ ये अंदाजा लगा पाए कि तोरे को कछु डायनो ने किडनैप किए रही और ससुरा इतना टार्चर किया रही कि तुम ससुरा बेहोश हो गल बा। अंत में वो लोगन ने तोहरे को यहाँ राठौड़ खानदान के पास लाकर छोड़ दिया। कंप्यूटर सिस्टम ने रुद्र को पूरी सिचुएशन समझाई। ये सुनकर रुद्र को बड़ी राहत हुई। उसे लगा कि यह अच्छा हुआ कि पवित्र सेना को सारी बातों का पता नहीं चला कि उसने शक्ति का इस्तेमाल किया था। हालांकि रुद्र ने जादू का इस्तेमाल पवित्र राजपूत सेना को अपने पास बुलाने के लिए किया था।
ताकि वो मीनाक्षी की कैद से बच सके। लेकिन अगर पवित्र राजपूत सेना के लोग किसी तरह यह पता लगा पाते कि रुद्र ने शक्ति का इस्तेमाल किया है तो वो इस वक्त जिंदा नहीं होता। किस्मत से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, रुद्र की उम्मीद से भी बेहतर हुआ। अबे इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है तुमको। यहाँ आने के बाद भी तुम जो तमाशा खड़ा किए रहे ना, वो लड़के के ऊपर पेशाब का डब्बा फेंक के मारे हो जो, उस सब की कीमत तोहरे को बढ़िया से चुकाए बके पड़ी। कंप्यूटर सिस्टम ने रुद्र को याद दिलाया। सिस्टम की मानो आदत हो गई थी बात बात पर रुद्र की हवा निकालने की। उसने अपनी बात जारी रखी। ससुर का नाती सुनहरे बाल वाला लड़का जो पेशाब से भीगा रहा, कौन मामूली खानदान से नहीं था। वो यहाँ का एक और रजवाड़ा रावत खानदान से रहा। वो लड़के का नाम है दिनेश रावत, और वो रावत परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। रावत परिवार टहरी राज्य का रजवाड़ों में बहुत ऊपर स्थान रखता है भैया। ये लोग बहुत ताकतवर है। रुद्र ने चिढ़कर सिस्टम से कहा, राठौड़ खानदान से ज्यादा ताकतवर तो नहीं होगा ना ये रावत परिवार, फिर मैं क्यों डरूं इनसे। इस समय रुद्र के दिमाग में बस यही बात थी कि बिना किसी को शक हुए कि वो रुद्र है, वो इस घर में गणेश राठौड़ जिसके शरीर में वो है इस समय, उसकी जगह कैसे लेगा। रुद्र को पता नहीं था कि उसकी सच्चाई जानने के बाद कि वो एक दूसरी दुनिया से आया एक टेलीपोर्टर है, इस पृथ्वी के लोग उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे। यहां का धार्मिक मठ तो वैसे भी बड़ा खतरनाक था। रुद्र को यह डर सता रहा था कि कहीं उसकी सच्चाई जानने के बाद मठ उसे चिता में कहीं जिंदा ना जला दे। रुद्र जल्द से जल्द राठौड़ खानदान में घुल मिल जाना चाहता था। उसके सामने यह सबसे इंपॉर्टेंट काम था। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र ने अपने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा, तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि तुम्हारे डेटाबेस में गणेश राठौड़ की सारी यादें आ गई हैं, है ना? मुझे वो सारी जानकारी दो इस राठौड़ के बारे में जिसके शरीर में मैं हूं इस वक्त। सबसे पहले वो जानकारी दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि मेरा झूठ ना पकड़ा जाए कि मैं रुद्र हूं, गणेश राठौड़ नहीं। ठीक है, तनिक इंतजार करो, अभी डेटाबेस चेक करा था। सिस्टम ने रुद्र को जवाब दिया। फिर रुद्र को अपने दिमाग में कुछ इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी और अचानक सिस्टम शांत हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद रुद्र ने सोचा क्यों ना कुछ देर सोया जाए। जब तक कंप्यूटर डेटाबेस इकट्ठा कर रहा था, वो बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही देर बाद रुद्र को ऐसा लगा जैसे किसी ने डोर नॉब को बाहर से हल्के से खोला और फिर उसने दरवाजे को हल्के से खुलते हुए सुना। किसी के कदमों की आहट कमरे के अंदर आने लगी। यह सुनकर रुद्र थोड़ा घबरा गया। जिस तरह हल्के कदम से वो इंसान कमरे के अंदर घुसा था, उससे रुद्र को उसके इरादे साफ नहीं लग रहे थे। क्योंकि अगर कोई शरीफ इंसान होता तो अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाता। रुद्र ने सोचा, अगर सही में उस इंसान के इरादे अच्छे नहीं हैं, तो ये करने क्या आया है। चुपचाप चलते चलते उस इंसान के कदम रुद्र के बिस्तर के पास आ गए। उसकी आंखें बंद थी और उसे बड़ा अजीब लग रहा था। बंद आंखों से वो बहुत ध्यान से फोकस कर रहा था कि वो इंसान अभी कितने करीब है कि तभी अचानक रुद्र की इमेजिनेशन में वो नीला त्रिकोण चिन्ह अचानक दिखाई देने लगा और उसके अंदर से एक टिंग करके आवाज आई, जिसकी लहर रुद्र के दिमाग में चारों ओर फैल गई। उस लहर की वजह से रुद्र को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एकदम तरोताजा हो गया। ये बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग थी। उसे लगा जैसे उसे नई आंखें मिल गई हो, जिनमें एक अलग ही शक्ति थी। उसने महसूस किया कि बिना अपनी आंख खोले उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। वैसे तो रुद्र को अभी उतना साफ नहीं, बल्कि थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत एक्साइटेड था। वो उस नवजात बच्चे की तरह था जिसने अभी अभी पहली बार अपनी आंखों से नई दुनिया देखी हो। अपने बगल में उस अनजान इंसान को वो महसूस कर पा रहा था। अपनी इस नई शक्ति का थोड़ा अनुभव होने के बाद रुद्र को उस इंसान के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग रहा था। वो लगभग 6 फुट लंबा था, लेकिन बांस जैसा पतला भी था। इस समय रुद्र को बस इतना ही समझ आया, वो पहली बार इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। उस हिसाब से रुद्र को काफी कुछ पता चल चुका था। हालांकि
रुद्र को अभी भी उस इंसान का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो इंसान रुद्र के बगल में उसी तरह खड़ा था जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जैसे इस नई शक्ति का एक्साइटमेंट थोड़ा कम हुआ, रुद्र को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। रुद्र को उस इंसान से खतरे का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वो रुद्र को मारने आया है। रुद्र को यह महसूस हुआ कि वो इंसान ज्यादा ताकतवर नहीं है। यह जानकर रुद्र को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। यह इंसान राठौड़ खानदान की हवेली में ऐसे कैसे चला आया, और इसे मुझसे क्या काम है? रुद्र को एक षड्यंत्र की बू आ रही थी। अरे ओ बुड़बाक, सोना बंद कर बे हो। ये इंसान तोहरा को मारने खातिर आया है। तभी अचानक सिस्टम के रोबोटिक आवाज ने रुद्र को चौंकाया। डेटाबेस चेक करते करते खतरा भांपते हुए कंप्यूटर अचानक अलर्ट मोड पर आ गया। सिस्टम की बात सुनते ही रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी और आगे का नजारा देखकर रुद्र एकदम शॉक हो गया। उसे अंधेरे में 2 आंखें उसे घूरते हुए नजर आई, और साथ ही नजर आया एक बड़ा खंजर जो उस अनजान शख्स के हाथ में था, जिसमें से हल्की सी रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी और उस खंजर की नोक रुद्र की ओर ही थी। उस अजनबी ने रुद्र को देखते हुए अपनी पलकें झपकाई। रुद्र उन आंखों को एक टक घूरता रहा, फिर एक लंबी गहरी सांस ली और एक दोस्ताना अंदाज में उस अजनबी से कहा, रात वाकई में काफी लंबी है। नींद नहीं आ रही थी आपको, इसीलिए यहां तक टहलते हुए आ गए दोस्त। ये कहकर रुद्र ने तुरंत उसके हाथ में उस खंजर को देखा और हड़बड़ी में फिर कहा, दोस्त ये फल काटने का चाकू जो तुम्हारे हाथ में है बड़ा ही सुंदर है। उस अजनबी ने रुद्र को उसके सवालों का सटीक जवाब दिया, नहीं, मैं अच्छे से अपनी नींद पूरी करके आ रहा हूं और मुझे रात में टहलना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मेरे हाथ में फल काटने का चाकू नहीं है, ये खंजर है। इससे मैंने कभी भी कोई फल नहीं काटा और ना ही आगे काटने का इरादा है, और मैं एक किराए का हत्यारा हूं। किराए के हत्यारे अक्सर रात को ही अपना शिकार करते हैं। उसकी बात सुनकर मानो रुद्र को सांप सूंघ गया हो। यह हत्यारा जो रुद्र के कमरे में आया था वो कौन था और वो किसकी हत्या करना चाहता था, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर एलियन वर्सेस विचेस। रुद्र उस हत्यारे की बात सुनकर एकदम खामोश था, जो उसके कमरे में खंजर लेकर दाखिल हुआ था। तभी अचानक रुद्र को अपने दिमाग में सिस्टम बोलते हुए सुनाई दिया, एकदम सटीक बोला है ससुरा, हत्यारे रात को ही लोगों पर हमला करी है। ये कितना सच्चा इंसान है, हमारे को सच्चे इंसान बहुत ही पसंद है। उसकी बात सुनकर रुद्र आग जैसा तप उठा। उसका बस चलता तो वो अभी इसी वक्त इस बेकार के कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर देता, लेकिन इस समय इस कंप्यूटर से ज्यादा उसे अपना ध्यान इस हत्यारे पर रखना ज्यादा जरूरी लग रहा था, क्योंकि उसका खंजर अभी भी रुद्र की ओर ही था, और यह हत्यारा किस वक्त रुद्र पर हमला करेगा इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। वो हत्यारा इतना सनकी लग रहा था कि रुद्र तो क्या, उसे खुद अंदाजा नहीं था कि उसका अगला कदम क्या होगा। उसे देखकर रुद्र को लगा कि शायद भलाई इसी में है कि बातचीत जारी रखी जाए, इसलिए रुद्र ने उससे पूछा, वैसे आप किसे मारना चाहते हो मिस्टर? उस हत्यारे ने जो जवाब रुद्र को दिया उसकी उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। मैं यहां शिव राठौड़ को मारने आया हूं, रुद्र ने राहत की सांस लेते हुए कहा। कौन शिव राठौड़? मैं तो गणेश राठौड़ हूं, मैं शिव राठौड़ नहीं हूं। रुद्र के मुंह से यह सुनकर कि वो गणेश है शिव नहीं, वो हत्यारा बहुत कंफ्यूज्ड हो गया। उसने उस हाथ को नीचे रखा जिसमें खंजर था और चिढ़कर दूसरे हाथ से अपना सर खुजलाया और ऊपर छत की ओर देखा। रुद्र उस हत्यारे का अगला कदम सोच ही रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हत्यारे ने रुद्र की ओर देखा और कहा, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं शायद गलत कमरे में घुस आया। रुद्र को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो एक बार फिर सपना देख रहा है, एक ऐसा सपना जो अब तक का सबसे अजीब सपना होगा, उस सपने से भी ज्यादा अजीब जिसमें रुद्र ने अपने बॉस को चिल्लाते हुए सुना था, महादेव की शक्ति परिवर्तन करो। रुद्र ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज बताइए आप मेरे साथ ये क्या खेल खेल रहे हैं
और क्यों खेल रहे हैं? तुम्हें फिर मालूम है शिव राठौड़ का कमरा कहां है? उस हत्यारे ने बड़ी शराफत से रुद्र से पूछा। रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि शिव का कमरा कौन सा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। खंजर अपने पॉकेट में रखते हुए उस हत्यारे ने रुद्र से कहा। फिर गुड बाय करते हुए वो चुपचाप उस कमरे से बाहर चला गया। जिस वक्त उस हत्यारे ने रुद्र को गुड बाय कहा था, उस वक्त उसकी आंखें देखकर रुद्र समझ गया था कि उस इंसान ने जो मास्क पहना हुआ था उसके अंदर एक बहुत ही सच्चा इंसान था। जाते वक्त उस हत्यारे ने दरवाजा भी बड़े अदब से बंद किया था। ये ससुर का नाती बहुत ही बड़ा रहमदिल इंसान रहीम। क्या? हत्यारे के जाते ही कंप्यूटर सिस्टम ने रुद्र से कहा। इस अजीब सी घटना के बाद रुद्र की चिंता और बढ़ गई। हालांकि रुद्र को एक खरोच तक नहीं आई थी, लेकिन इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता था कि एक हत्यारा राठौड़ खानदान की हवेली के अंदर घुस आया था। भले ही उस हत्यारे को देखकर यह नहीं लग रहा था कि वो किसी इंसान को मारने लायक है, लेकिन इतने बड़े रजवाड़ों की हवेली के अंदर, जहां बाहर सिक्योरिटी के लिए इतने सारे गार्ड्स तैनात थे, वहां पर इस इंसान का इस तरह घुस आना एक बहुत बड़ी बात थी। रुद्र का ध्यान अब दूसरी ओर गया। उसने सोचा, और ये शिव राठौड़, इसका क्या करना है? सरनेम तो इसका भी राठौड़ ही था, मतलब ये इंसान भी कोई साधारण इंसान नहीं होगा। अगर वो हत्यारा सच में शिव तक पहुंच गया तो क्या होगा? हमें उस हत्यारे को रोकना होगा इससे पहले कि वो शिव राठौड़ की हत्या करे। रुद्र ने सिस्टम से कहा, वो हत्यारा यहां से जा चुका है, तोहरा को अब इमा पढ़ने की जरूरत नहीं कोनो, नहीं तो तुम अपने वास्ते ससुर एक और नई मुसीबत खड़ी कर दिया हो। कंप्यूटर सिस्टम ने रुद्र को समझाया, मैं अपने लिए नई मुसीबत खड़ी नहीं कर रहा, लेकिन अगर उस हत्यारे ने सच में शिव राठौड़ को मार दिया तो मैं ये नाटक नहीं कर सकता ना कि मुझे इस हत्या के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अगर कल को इस घर में किसी की हत्या होती है तो ये लोग इसकी तहकीकात ठीक से करेंगे। अगर राठौड़ों को पता चल गया कि हत्यारा सबसे पहले मेरे पास आया था और मैंने सब जानते हुए भी किसी को सतर्क नहीं किया, तो सारा शक मुझ पर जाएगा। फिर मुझे कौन बचाएगा? बोलो। रुद्र ने तर्क देते हुए सिस्टम से मन ही मन कहा, अरे तोहरा कोई की कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज रात कोनो वो हत्यारे का हाथ नहीं मरने वाला है। कंप्यूटर सिस्टम ने बड़े कॉन्फिडेंस से रुद्र से कहा, तुम इतने यकीन से कैसे बोल रहे हो? रुद्र ने कंप्यूटर से चिढ़कर पूछा। कहा है कि शिव राठौड़ तो तुम ही हो। हमार मतलब है जौन शरीर में तुम ई बखत हो वो शिव राठौड़ का शरीर है। मतलब कि वो हत्यारा तोहरे को मारने ही आया रही, वो कोई और को नहीं मार पाएगा आज। कंप्यूटर सिस्टम ने रुद्र से कहा, अब मैं कब से शिव राठौड़ हो गया? तुम ये सब जानकारी लाते कहां से हो? लगता है तुम्हारा हार्ड ड्राइव अब कचरे का डब्बा हो चला है। रुद्र ने ताना मारते हुए अपने कंप्यूटर सिस्टम से कहा। कंप्यूटर सिस्टम एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बड़े सीरियस अंदाज में उसने रुद्र से कहा, हमारा यकीन करो बे, तुम ही ससुरा शिव राठौड़ हो। वैसे रुद्र को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ कि वो शिव राठौड़ के शरीर में है, लेकिन फिर भी उसने सिस्टम को अपना तर्क दिया। अच्छा, तो फिर मीनाक्षी ने मुझे गणेश राठौड़ कहकर क्यों बुलाया? कहा है कि वो का भी पता नहीं रहा कि तुम शिव राठौड़ के शरीर में हो। सिस्टम ने रुद्र के सवाल का जवाब दिया, लेकिन रुद्र इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। उसने फिर से पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुमने थोड़ी शिव राठौड़ को देखा था कभी? जौन शरीर में हम दोनों हैं ई बखत, वो की जो यादें हमारे डेटाबेस में रही ना, उसे ही ई पता चलत है कि वो इस राठौड़ खानदान का सबसे बड़का बेटा है। उसका माँ बाप ने उसका नाम शिव ही रखा रही। जब वो ससुरा पैदा हुआ रही तो बड़ा ही शरारती लड़का रही। इन 16 सालन में कोई भी उसको शिव के अलावा कौन दूसरे नाम से नहीं पुकारा है। इस हिसाब से तुम ही शिव राठौड़ हो। कहे कि तुम असली शिव राठौड़ के शरीर के भीतर हो। तो हत्यारा कौन और की नहीं बल्कि तोहरी हत्या करने आया रहे। कंप्यूटर सिस्टम ने रुद्र को समझाया और यह सुनते ही रुद्र के जैसे होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले उसे लगा था कि जिसके शरीर में वो टेलीपोर्ट होकर आया था वो गणेश राठौड़ था, और अब उसे पता चल रहा है कि दरअसल वो शिवा राठौड़ है। लेकिन रुद्र को उसके कंप्यूटर सिस्टम पर शक नहीं हुआ जिसने रुद्र को यह जानकारी दी थी।
क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के पास उस शरीर के मालिक की सारी जानकारी थी। रुद्र सच में शिव राठौड़ के शरीर में ही था। उसके मन में कई सारे सवाल खड़े हो गए। मीनाक्षी को क्यों लगा था कि रुद्र गणेश राठौड़ है? वो इतनी शातिर थी, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि उसने गणेश राठौड़ के बदले शिव राठौड़ को किडनैप कर लिया? रुद्र ने अपने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा, तो फिर गणेश राठौड़ कौन है? सिस्टम ने उसे जवाब दिया, गणेश राठौड़ ही शिव राठौड़ का सगा छोटा भाई रहा। ये सुनकर रुद्र थोड़ा दंग रह गया। कंप्यूटर सिस्टम गणेश राठौड़ के बारे में आगे बताता रहा। शिवा राठौड़ के जन्म के 1 साल बाद गणेश राठौड़ पैदा होता रहा। दोनों भाई एक साथ बड़े हुए हैं और शिवा का रिश्ता गणेश से उतना बुरा नहीं था। ये सुनते ही रुद्र को कुछ अजीब लगा और उसने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा, प्लीज अब ये मत बोलना, ये उन कहानियों जैसा है जिसमें छोटा भाई जीनियस होता है और बड़ा भाई निकम्मा, और मैं उस निकम्मे बड़े भाई के शरीर में टेलीपोर्ट हूं। तुम उतने भी बुड़बक नहीं हो बे जितना हम सोचे रहे। रुद्र के कंप्यूटर सिस्टम ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल सही रहा है? जौन दिन गणेश राठौड़ का जन्म भया, एक दिव्य रोशनी राठौड़ खानदान की हवेली के छत के ऊपर से आसमान की ओर उठी रही और आधे राज्य को पार करते हुए ऋषिकेश में जो धार्मिक मठ का महादेव का मंदिर रहा ना, वहां पर महादेव की मूर्ति में जाकर समाहित हुई गई। ठीक वो वक्त मंदिर का घंटा 7 बार बजा अपने आप और वही वक्त से एक नए युग की शुरुआत हुई गई। जनेऊ धारण करते वक्त गणेश राठौड़ की विशेष दिव्य शक्तियों के बारे में पता चला और यह अनुमान लगाया गया कि गणेश भविष्य में धार्मिक मठ का सबसे बड़ी पोस्ट के लिए जन्म लिया रहा, यानी कि प्रमुख पुजारी की पोस्ट के लिए। बूझे कि नहीं? शिवा राठौड़ के बारे में भी कुछ जानकारी दो मुझे। निराश होकर रुद्र ने अपने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा। जनेऊ संस्कार के वक्त पे पंडितों द्वारा शिवा एकदम ही निकम्मा घोषित हुई गवा था। पूरा राठौड़ खानदान बहुत ही निराश हुई गवा। उसके बाद शिवा जैसन जैसन बड़का होत गया, उसके शरीर का ज्यादा विकास नहीं हुआ। वो काफी कमजोर हुई गवा। हर वक्त कोनो बीमारियों का घेरे रहती और एक वक्त ऐसा आया कि शिवा अपने छोटे भाई गणेश से भी बहुत ही कमजोर हुई गवा और उसका एक सफल रजवाड़ा बनने का सपना जौन था वो टूट गया। ई वक्त शिवा पूरे राज्य की नजर में रजवाड़े के नाम पर बस एक हंसी का पात्र भया। मतलब अब इनडायरेक्टली तुम भी शिवा के शरीर को पाकर बस एक मजाक हो लोगन की नजर में, और कछु नहीं। कंप्यूटर सिस्टम ने बड़ी डिटेल में शिवा के बारे में रुद्र को बताया। ऐसे लग रहा था कि सिस्टम रुद्र की हालत पर बड़े मजे ले रहा था। रुद्र का मन हुआ कि अभी एक दीवार पर अपना सर पटक के दे मारे। पहले मीनाक्षी की बात सुनकर तो रुद्र को लग रहा था कि वो किसी बहुत काबिल इंसान के शरीर में आ गया, लेकिन किसे पता था कि ये पृथ्वी रुद्र के साथ इतना भद्दा मजाक करने वाली थी। रुद्र उस छोटे भाई शिवा के शरीर में था जो हमेशा से अपने जीनियस छोटे भाई गणेश के साए में जिया था। शिवा के बारे में सुनकर तो यही लग रहा था कि उसकी जिंदगी इस राठौड़ खानदान में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। सब उसे मजाक में लेते थे। लगता नहीं था कि शिवा की घर में कोई बात की इंपॉर्टेंस थी भी या नहीं। मीनाक्षी ने शायद गलती से शिवा को उसका छोटा भाई गणेश समझकर किडनैप कर लिया था। यह शिवा राठौड़ सही में बड़ा बदनसीब था। अनीता ने पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया था और अब रुद्र शिवा के शरीर में आकर उसकी बदनसीबी झेलने वाला था। लेकिन रुद्र को थोड़ी देर तक इस बात का अफसोस हुआ। फिर उसने अपना सर झटक कर अपने आप से कहा, क्या फर्क पड़ता है, भले ही शरीर शिवा का हो, लेकिन अब दिमाग तो मेरा चलेगा जो उसकी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल देगा। रुद्र एक महान शक्तिशाली इंसान बनना चाहता था। किस्मत को वो अपनी मंजिल के बीच आने नहीं दे सकता था। भले ही रुद्र का शरीर कमजोर था,
लेकिन जब से उसे अपने ध्यान में नीले त्रिकोण वाला चिन्ह दिखाई दिया था, तब से रुद्र ने महसूस किया कि धीरे धीरे जैसे उसके शरीर में ताकत आ रही है। वो पहले जल्दी थक जाया करता था, ऐसा होना भी अब बंद हो गया था। इसलिए अब रुद्र को अपनी उतनी फिक्र नहीं हो रही थी। लोग चाहे जो सोच सकते थे उसके बारे में, उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। उसे अपने आप से काफी उम्मीद थी। इतनी उम्मीद मत रखो ससुरे, पहला ये बताओ हत्यारे का क्या करोगे जो शिवा राठौड़ मतलब कि एक तरह से तोहरे को मारने के लिए घूमे रहा है। एक बार फिर से कंप्यूटर सिस्टम ने रुद्र के ख्यालों के बुलबुले को एक सेकंड में फोड़ दिया। एक बात सच भी थी, कोई तो था जो शिवा को मरवाना चाहता था। थोड़ी देर शांत होने के बाद एक बार फिर से रुद्र टेंशन में आ गया, जब से इस हत्यारे के खतरे की तलवार उसे अपने सर के ऊपर लटकती हुई दिखाई दी। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि कोई शिवा को मरवाना चाहता था? शिवा तो एक निकम्मा रजवाड़ा था, जिसकी बाहर के अपने ही घर में कोई इज्जत नहीं थी। उल्टा तो सब उसका मजाक ही उड़ाते थे। फिर कोई क्यों शिवा को मारने के लिए एक किराए के हत्यारे को भेजेगा? अगर वो हत्यारा शिवा के ज्यादा लायक और जीनियस छोटे भाई गणेश को मारने आता तो एक बार को बात समझ भी आती। रुद्र को लगा उसे जल्द से जल्द इस हत्यारे तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि उस हत्यारे के खंजर उसकी पीठ तक पहुंच जाए। वो ऐसे डर के साए में तो जी नहीं सकता था। वो सोच में पड़ गया, आखिर ये शिवा राठौड़ ने किससे पंगा लिया था? क्या उसके कोई दुश्मन भी थे? इसके मरने पर किसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था? रुद्र को लगा कि अगर उसे इन कुछ सवालों का जवाब मिल जाता तो शायद उस हत्यारे और उसके मकसद का पता लगाना आसान हो जाता। तो उसके मन की बातें सुनकर उसके कंप्यूटर सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। हम शिवा राठौड़ की मेमोरी को स्कैन कर रहा हूं। उम्मीद है इस सारे सवालों का जवाब हम लोगों को मिल ही जाएगा। ये सुनते ही रुद्र ने कहा, ठीक है, तो फिर शुरुआत कर दे। रुद्र का शिवा राठौड़ बनने का टाइम आ गया था। क्या रुद्र ने पृथ्वी से वापस अपनी दुनिया जाने का ख्याल छोड़ दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर एलियन वर्सेस विचेस।